Students, now we are going to discuss the exercise of chapter number 21, the cell cycle. Question number 1 है fill in the blanks, यानी कि हमने एक खाली जगह दी हुई है, उसके अंदर appropriate word को इस्तेमाल करना है. इसमें पॉइंट नंबर 1 है Mongolism is also known as dash. Mongolism हम डाउन सिंड्रोम को कहते हैं. स्टूडेंट्स, डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम Mongolism है, जिसमें हम ये बात करते हैं कि 21st क्रोमोसोम जो है इसकी ट्राइसोमी हो जाती है. ट्राइसोमी का मतलब 21st क्रोमोसोम वैसे तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 3 हो जाते हैं, इसलिए हम उसे ट्राइसोमी कहते हैं. तो ये Mongolism डाउन सिंड्रोम करेक्ट ऑप्शन होगा. पॉइंट 2 है ड्यूरिंग डैश होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट क्लोज टू ईच अदर. स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग मियोसिस, जब मियोसिस होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आते हैं. सिनेप्सिस, और सिनेप्सिस में टेट्राड जो है वो बनता है, जिसको हम बाइवेलेंट के नाम से भी मेंशन करते हैं. पॉइंट नंबर 3 है स्टूडेंट्स डैश फेज प्रोसीड्स G2 फेज, मतलब G2 फेज जो है इसके बाद कौन सा फेज जो है वो आएगा. स्टूडेंट्स, आप बात जानते हैं कि इसमें M फेज G2 फेज के बाद आता है. M फेज के बाद अगेन जो है वो इसमें G1 फेज जो है वो आता है, और G1 फेज के बाद अगेन S फेज, और S फेज के बाद फिर G2 फेज जो है वो आएगा. तो ये एक साइक्लिक वे चलता है. तो यहाँ पे हम कहते हैं G1 फेज प्रोसीड्स G2 फेज. पॉइंट नंबर 4 है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स डैश ड्यूरिंग एनाफेज. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं दीज इलोंगेट ड्यूरिंग एनाफेज. एनाफेज के दौरान ये एक दूसरे से लेंथी होती हैं, जबकि आप जानते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स जो होते हैं दे कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 5 है माइटोटिक apparatus इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डैश ऑफ सेल डिवीजन. स्टूडेंट्स, माइटोटिक apparatus जो है दैट विल फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन के प्रोफेज के दौरान बनता है. पॉइंट 6 द क्रोमोसोम्स नंबर 44 + 1 डिनोट्स डैश सिंड्रोम. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 44 जो हैं ये ऑटोसोम क्रोमोसोम्स हैं और एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे मौजूद है. सो 44 + 1 जो है दैट डिनोट्स टर्नर सिंड्रोम. ये टर्नर सिंड्रोम को डिनोट कर रहा होता है. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो टर्नर सिंड्रोम होगा, जो कि 45 क्रोमोसोम्स यानी कि 1 सेक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग हम यहाँ पे मेंशन करते हैं. पॉइंट नंबर 7 है इंट्रासेलुलर कंटेंट्स आर रिलीज ड्यूरिंग द टाइप ऑफ सेल डेथ कॉल्ड डैश. अब इंट्रासेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो कंटेंट रिलीज होता है ड्यूरिंग नेक्रोसिस, जबकि आप जानते हैं एपोप्टोसिस में क्या होता है, प्रॉपर्ली अपोप्टिक बॉडीज बनती हैं, जबकि नेक्रोसिस में सेल डैमेज होता है और एक्सीडेंटल डैमेज होता है, जिसमें इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो सेल से बाहर रिलीज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 है एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस. स्टूडेंट्स, डिफरेंट चॉइसेस दी गई हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है उसको आपने चूज करना है. तो पॉइंट नंबर 1 इन क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है. तो ऑप्शन में है अल्फा 1 X chromosome is missing, beta additional sex chromosome is present, Charlie sex chromosomes fail to segregate, delta none of these. Students, you know that कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो एडेड होता है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. जबकि अल्फा में क्या है 1 X क्रोमोसोम इज मिसिंग, तो ये कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम होता है. सेक्स क्रोमोसोम्स फेल टू सेग्रीगेट, तो इसमें हम प्रॉपर्ली एक नेम नहीं दे सकते, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. पॉइंट नंबर 2 है माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू. स्टूडेंट्स, माइटोसिस एक फेज है एम फेज, जिसको हम फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. अब देखिए कैरियोकाइनेसिस में हम न्यूक्लियस की डिवीजन करवाएंगे, साइटोकाइनेसिस में हम एज अ होल सेल की डिवीजन को काउंट करते हैं. सो इसमें आंसर जो है वो डेल्टा होगा, जबकि ऑप्शंस में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंटरफेज, तो डेल्टा में है बोथ ए एंड बी, तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. पॉइंट नंबर 3 है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स ड्यूरिंग. अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. किस दौरान सेपरेट होते हैं, तो ये एक ही फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स एक दूसरे से ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एनाफेज. ये एनाफेज होता है. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इफ इट इज फॉल्स रीराइट द ट्रू स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, ये है कि आपने ट्रू फॉल्स बताना है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको आपने रीराइट करना है, ट्रू स्टेटमेंट उसकी बतानी है. पॉइंट नंबर 1 है मियोसिस अकर्स इन हैप्लॉइड सेल्स ओनली. Students, meiosis can occur as well as diploid as well as in haploid cells. तो दोनों में हो सकती है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसकी राइट स्टेटमेंट अभी मैं बता चुका हूं कि meiosis occurs in haploid as well as in diploid cells too. पॉइंट 2 है सेल साइकिल इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 phases, karyokinesis and cytokinesis. ये बात गलत है. सेल साइकिल comprises 2 phases, the one is interphase and the other one is M phase. जबकि हम यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस की बात करें तो हम ये कहते हैं कि M phase is further divided into कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. क्वेश्चन पॉइंट 3 है
A point where non-sister chromatids cross each other is called kinetochore. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वो पॉइंट जहां पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोमल एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज क्यासमेटा, उसको हम क्यासमेटा के नाम से मेंशन करते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्वेश्चन 4 है, पॉइंट 4 है, जी नॉट स्टैंड्स फॉर नो गैप, फॉल्स। जी नॉट स्टैंड्स फॉर जीरो गैप भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दैट इज फॉर रेस्टिंग फेज, ये रेस्टिंग फेज के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी नॉट स्टैंड फॉर नो गैप, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो जी नॉट स्टैंड्स फॉर रेस्टिंग फेज हम इसे कहते हैं। पॉइंट 5 है, फुल लाइफ साइकिल ऑफ यीस्ट सेल्स रिक्वायर्स 90 सेकंड्स टू बी कंप्लीटेड। बिल्कुल गलत है, जबकि आप ये बात जानते हैं फुल लाइफ साइकिल ऑफ द यीस्ट रिक्वायर्स 90 मिनट्स टू बी कंप्लीटेड, यानी कि इसमें 90 सेकंड्स नहीं है बल्कि 90 मिनट्स है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पॉइंट नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इसमें हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज 1, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यू नो दैट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस प्रोफेज 1, जिसमें हम पैकेटीन के प्रोसेस को हम कहते हैं, ये पैकेटीन के दौरान जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है। पॉइंट 7 है, पॉइंट 7 में बताता है कि ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शंस में अकर्स इन क्रोमोसोम्स अदर देन 21st क्रोमोसोम्स, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन जो है वो किसी भी क्रोमोसोम में हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये 21st क्रोमोसोम्स के अंदर ही होती है। क्वेश्चन 8 है, पॉइंट 8 है, बिनाइन ट्यूमर्स आर ऑलवेज नॉन लोकलाइज्ड, ये बात गलत है। बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं वो लोकलाइज्ड नहीं भी होते, दे कैन ऑल्सो बी डीलोकलाइज्ड, जब डीलोकलाइज्ड होते हैं तो ये मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये बात यहाँ पे जो लिखी हुई है कि बिनाइन ट्यूमर्स आर ऑलवेज नॉन लोकलाइज्ड, बल्कि ऐसा नहीं होता। कैंसर इज कॉज्ड मेनली बाय म्यूटेशंस इन जर्म सेल्स, तो पॉइंट 9 है, कैंसर जो है सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन इन जर्म सेल्स की वजह से होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कैंसर इज कॉज्ड मेनली बाय म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स एज वेल एज देयर विल बी आल्सो म्यूटेशन इन जर्म सेल्स, लेकिन मेनली जो अगर हम बात करेंगे तो ये सोमैटिक सेल्स जो है वो इसमें करेक्ट पॉइंट होगा। स्टूडेंट पॉइंट 10 है, पॉइंट 10 की बात करें तो हम कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग माइटोसिस, ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि माइटोसिस के दौरान एग्जैक्ट कॉपी होती है एज ऑफ पेरेंट्स, देयर विल बी नो एनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज, कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नेसेसरली आइडेंटिकल, दैट इज ट्रू, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो जरूरी है कि वो आइडेंटिकल ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हम कहते हैं द सेल्स आर केप्ट एलाइव ड्यू टू ट्रॉफिक फैक्टर्स, तो बिल्कुल बात ठीक है, सेल्स होते हैं वो ट्रॉफिक फैक्टर्स की वजह से एलाइव होते हैं, यानी कि जब तक उसको सिग्नल्स मिलते रहते हैं वो जिंदा रहता है, जब सिग्नल्स नहीं होते तो वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है, एपोप्टोसिस में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ साइटोक्रोम्स, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ होल सेल, इसमें कंप्लीट सेल जो है वो डिवाइड करता है, जबकि साइटोक्रोम्स के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस नहीं कहते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फ्रेगमोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेगमोप्लास्ट जो है not type of fragmentation is a type of cytokinesis in which one cell is divided into the two cells with the help of Golgi bodies, जो कि Golgi bodies की मदद से ये होता है, और Golgi bodies they arise from the Golgi apparatus, और ये Golgi apparatus से arise होती है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ट्रू स्टेटमेंट I have told you that कि fragmoplast is the type of cytokinesis in the plant cells which is due to the presence of Golgi bodies which is from Golgi apparatus, जो कि Golgi apparatus से होती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस, इट मीन टू से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपने छोटे छोटे उनके आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में हमने डिफरेंस करना है, तो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। आप इसमें कंटेंट लिखेंगे क्या? नंबर 1, आप जब नेक्रोसिस में लिखते हैं तो आप बताते हैं सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज, यानी कि सेल डेथ होती है वो टिश्यू डैमेज की वजह से होगी। एपोप्टोसिस में हम कहते हैं इट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, एक में जो है वो टिश्यू डैमेज और एक में कैसी है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। नंबर 2, आल्सो नोन एज मर्डर ऑफ द सेल, नेक्रोसिस में हम मर्डर ऑफ द सेल कहते हैं, एपोप्टोसिस में इट इज कॉल्ड एज सुसाइड ऑफ द सेल, हम सुसाइड ऑफ द सेल पॉइंट देते हैं। नंबर 3, सेल बर्स्ट आफ्टर स्वेलिंग, सेल जो है वो स्वेलिंग के बाद बर्स्ट हो जाता है, जबकि एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक्स, साइटोप्लाज्म कंडेंसेस, सेल श्रिंक करता है और साइटोप्लाज्म जो है वो कंडेंस करेगा। पॉइंट 4 है, इंट्रासेलुलर कंटेंट्स आर रिलीज्ड आउटसाइड, एपोप्टोसिस में हम कहते हैं इंट्रासेलुलर कंटेंट्स आर नॉट रिलीज्ड इनसाइड बट इंस्टेड एपोप्टिक बॉडीज आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट डिफरेंस आप लिख सकते हैं, मे कॉज इन्फ्लेमेशन, जबकि एपोप्टोसिस में हम कहते हैं डज नॉट कॉज इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करता। नेक्रोसिस में हम कहते हैं हार्मफुल फॉर टिश्यूज, ये टिश्यूज के लिए हार्मफुल है,
जबकि एपोप्टोसिस में हम कहते हैं इट इज बेनिफिशियल एज सम अनवांटेड सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस आर रिमूव्ड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो वो ऐसे है कि नेक्रोसिस एक्सीडेंटल डेथ होती है सेल की, सेल बस्ट करते हैं, डैमेज होता है, अपना कंटेंट बाहर रिलीज कर लेता है और सराउंडिंग सेल्स होते हैं वो उससे डैमेज होते हैं। जबकि एपोप्टोसिस की बात करें तो इसमें एपोप्टिक बॉडीज बनती हैं और सेल जो है वो जब डेथ होती है, सुसाइड होती है, तो उसमें वो अपनी एपोप्टोटिक बॉडीज बनाता है जो दूसरे सेल्स उसको इनगल्फ कर देते हैं और एरिया को क्लीन आउट कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोटिक ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स आप इसमें पहले बताएं कि माइटोटिक ऑपरेटर्स होता क्या है। इसमें हम बताते हैं इट इज डिजाइन टू अटैच एंड कैप्चर क्रोमोसोम्स, अलाइन देम एंड फाइनली सेपरेटिंग देम सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंश्योर्ड। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या है सेल्स का, ऐसे है जैसे हम ये कह सकते हैं कि माइटोटिक ऑपरेटर्स जो है ये पहले इसके स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनने के बाद यू नो दैट अलाइन करेंगे क्रोमोसोम्स को और उसके बाद उनकी सेपरेशन जो है वो करवाएंगे। तब अलाइन करवाना, सेपरेशन करवाना, क्रोमोसोम्स को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करवाना, ये माइटोटिक ऑपरेटर्स का काम होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द कैंसर सेल्स। आप कैंसर सेल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यू नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर सेल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। जो कैंसर सेल्स होती हैं दे हैव हायर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लाई, दे हैव मेनी माइटोसिस यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा माइटोसिस प्रोसीड हो रही होती हैं, लेस डिफरेंशिएटेड देन नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल्स से ज्यादा लेस डिफरेंशिएटेड होती हैं, रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, ये बहुत स्पीड से ग्रो करते हैं। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कैंसर सेल्स के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। गिव इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट लिखता है, क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी क्रॉसिंग ओवर की वजह से बहुत ज्यादा जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। इट रिजल्ट्स इन वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ गैमेट्स, इसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइप्स के गैमेट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। द वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, इनकी जो वेरिएशंस हैं वो एवोल्यूशन के लिए एज रॉ मटेरियल के तौर पे काम करती हैं। कॉन्स्टेंसी इन क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं ओवर जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि आप अपनी बात करें तो आप में जितने क्रोमोसोम्स हैं आपके आने वाली नस्ल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। दैट इज ड्यू टू मियोसिस, ये मियोसिस की वजह से होता है क्योंकि इसमें गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और ये हाफ नंबर क्रोमोसोम्स गैमेट्स में जाते हैं, गैमेट्स फ्यूज करते हैं और आगे फिर डिप्लॉयड यानी कि दो जो है वो जमा होते हैं, एक में हैप्लॉयड दूसरे में हैप्लॉयड, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। इस तरह से कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन। स्टूडेंट ये बात आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स प्रॉपर तरीके से एक से दो में डिवाइड हो जाएं ड्यूरिंग मेयोसिस तो ये डिस्टिंक्शन कहलाता है, अगर वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते तो ये नॉन डिस्टिंक्शन कहलाता है। हम कैसे लिख सकते हैं, इन एबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग द एनाफेज एंड टेलोफेज इज कॉल्ड नॉन डिस्टिंक्शन एंड डू नॉट फिनिश इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स अमंग ऑल द डॉटर न्यूक्लाई, यानी कि जितने भी डॉटर सेल्स बनते हैं उन तमाम के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ना हो तो ये क्या होगा, क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम्स के सिम्टम्स क्या हैं। स्टूडेंट्स पहले आप टर्नर सिंड्रोम को डिफाइन कर सकते हैं कि ये होता क्या है और ये बात तो आप जानते हैं कि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो मिसिंग होता है। अब इसके सिम्टम्स भी आप बता सकते हैं विच आर शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक विदाउट ओवरीज एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स। ये 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स जो है इसमें हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम में ये गिवन सिम्टम्स जो है वो हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन सेल साइकिल, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स यू नो दैट सेल साइकिल क्या होता है कि इसमें 3 इवेंट्स होते हैं जिसमें सेल ग्रो करता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है और सेल 2 में डिवाइड कर जाते हैं। और सेल की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है। स्टूडेंट्स अगर सेल्स डिवाइड ना करें तो हमारी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, अगर मियोसिस ना हो तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको आंसर कर कैसे सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ चेंज विच इन्वॉल्व्स द पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन of DNA followed by the cell division is called cell cycle. At each stage of the cell cycle, there is a specific checkpoints which determines the fate of new phase according to the cell's internal makeup. Importance and significance. I have told you that कि these are very important. Cell cycle बहुत importance का हामिल होता है और इसके significance भी हम discuss कर चुके हैं। Question 8 है is interphase resting phase? Why? बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हमने ये बात तो पढ़ी हुई है कि इंटरफेस जो है ये रेस्टिंग फेज नहीं है, बल्कि ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज इसके अंदर हो रही होती हैं और इतनी ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं जो कि इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सेल डिवीजन जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
मिसाल के तौर पर आप डिस्कस करते हैं कि G1 में ग्रोथ होती है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है और G2 के अंदर ऐसे प्रोटीन्स, एंजाइम, स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एम फेज। तो आप इसका आंसर कैसे कर सकते हैं? नो, इंटरफेज द पीरियड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन्स if is termed as the interphase or misleadingly called resting phase. It is the period of great biochemical activities and can further be divided into G1 phase, S phase and G2 phase. इस तरह से आप इसको इंटरफेज को कंप्लीटली डिफाइन करके आप इसमें आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है In what respect mitosis in plant cells differ from that of animal cells? Animal cells और plant cells में mitosis किस तरह से डिफरेंट होती है? स्टूडेंट्स, एनिमल सेल्स की बात करें तो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल्स। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं। प्लांट सेल्स में हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रियोल से ओरिजिनेट नहीं होते क्योंकि सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है और स्पिंडल फाइबर्स होते हैं एनालोगस रीजन ऑफ सेंट्रियोल से अपीयर होते हैं। नंबर 2, माइटोटिक apparatus is formed in animal cells, but in plant cells only spindle fibers is formed. only सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो बनते हैं। एनिमल सेल्स में हम कहते हैं ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस सेल शेप इज चेंज्ड, जबकि प्लांट सेल्स में सेल शेप में कोई चेंज नहीं आता, वो बिल्कुल एज इट इज रहता है जैसे पहले सेल होता है। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट प्लांट सेल्स में हम कहते हैं सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। Cytokinesis occurs by the means of contact altering by cleavage flow in the animal cell, but in plant cells you know that there is a phragmoplastic disc बनती है, एक प्लेट बनती है